एवरीवन टू आवर चैनल कीज ऑफ केमिस्ट्री। तो आज मैं जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाली हूँ वो है 2016 में पूछे गए जेई क्वेश्चन, जो कि मेरे पास जो क्वेश्चन है उनका कोड जी था, और जिसके पास क्वेश्चन नहीं है वो वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए सॉल्व करते हैं जेई क्वेश्चन 2016। फर्स्ट क्वेश्चन है वो 61 से स्टार्ट हो रहा था। तो वहाँ पे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वाटर इज फॉल्स। तो ये जो 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो देखते हैं। पहला है स्टेटमेंट आइस फॉर्म्ड बाय हेवी वाटर सिंक्स इन नॉर्मल वाटर। तो हेवी वाटर क्या है और उसका फॉर्मूला क्या है। हेवी वाटर जो होता है वो ड्यूटेरियम से बना होता है, जिसका फॉर्मूला D2O है। और नॉर्मल वाटर क्या होता है, नॉर्मल वाटर H2O है। ठीक है, तो हेवी वाटर है उसका फॉर्मूला D2O है, और हमें पता है कि ड्यूटेरियम जो होता है या फिर D2O वो वाटर से बहुत ज़्यादा डेंसिटी वाला होता है। तो इसीलिए उस हेवी वाटर से फॉर्म किया हुआ आइस हमेशा सिंक करेगा इन नॉर्मल वाटर। तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया, मतलब ट्रू है। सेकेंड है वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड टू ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो इसमें क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन क्या है होता है, ये होता है 6 CO2 प्लस 6 वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इट गिव्स ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वाटर जो है वो ऑक्सीडाइज हो जा रहा है ऑक्सीजन में, इसलिए ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये भी सही है। उसके बाद आता है वाटर कैन एक्ट एज बोथ एसिड एंड बेस। तो वाटर एक एम्फोटेरिक नेचर है, तो इसीलिए ये वाटर बोथ एसिड और बेस में एक्ट कर सकता है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी सही हो गया। उसके बाद आता है जो देयर इज एक्सटेंसिव इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन कॉन्डेंस्ड फेज, जो कि गलत है, जो कि है इंटरमोलिकुलर। ठीक है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन कॉन्डेंस्ड फेज। क्वेश्चन पूछा गया द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द फ्लोराइड, लेड, नाइट्रेट, आयरन इन वाटर सैंपल फ्रॉम एन अंडरग्राउंड लेक was found to be 100,000 ppb, 40 ppb, 100 ppm, 0.2 ppm respectively. This water is unsuitable for drinking due to high concentration of what compound. Okay, तो हमें पता है कि 1 ppm होता है 1000 ppb। ठीक है, तो ये जो 2 ppb में यूनिट में दिया गया है कॉन्सेंट्रेशन, तो हम उनको ppm में कन्वर्ट कर लेंगे, और जिसका भी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा वही अनसुइटेबल होगा फॉर ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे 1000 ppb है, मतलब ये हो जाएगा 1 ppm। 40 ppb है, ये हो जाएगा 0.04 ppm। ये तो 100 ppm है ही, और ये 0.2 ppm। ठीक है, तो 1000 ppb वो किसके लिए था, फ्लोराइड के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जो 1000 ppb या फिर 1 ppm था वो था फ्लोराइड के लिए। ठीक है, फ्लोराइड के लिए। उसके बाद जो 40 ppb था, 40 ppb था, और जो 0.04 ppm भी हम कह सकते हैं, वो था किसके लिए, वो था लेड के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है 100 ppm, वो किसका कॉन्सेंट्रेशन था, वो था नाइट्रेट का। ठीक है, और जो लास्ट हुआ 0.2 ppm वो किसके लिए था, आयरन के लिए। तो यहाँ से हम आराम से पता कर सकते हैं कि जो जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है वो किसका है, या वो है नाइट्रेट का, क्योंकि यहाँ पे 100 ppm है, एक का 0.2 है, एक का 1000 है, तो और एक का 0.04 ppm है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, वो होगा नाइट्रेट। ठीक है, क्वेश्चन है गैल्वेनाइजेशन इज अप्लाइंग अ कोटिंग ऑफ विच वन, जिंक, लेड, क्रोमियम और कॉपर। तो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस क्या होता है ना, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस इज द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग अ प्रोटेक्टिव जिंक कोटिंग of steel or iron to prevent from the rusting।
तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, तो इसका आंसर होगा जिंक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 दिया गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स फॉर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कहाँ दिखाएगा? जहाँ पे पीओएस प्रेजेंट नहीं होगा, सीओएस भी प्रेजेंट नहीं होगा। पीओएस क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सीओएस है सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पे जितने भी सब कॉम्प्लेक्स दिया गए हैं जिसमें पीओएस नहीं होगा, तो वही ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। ठीक है। तो मैं पहले ए ऑप्शन में जो कॉम्प्लेक्स दिया गया है उसको मैं ड्रॉ करने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स में दो लिगेंड है वहाँ वो दोनों सेम है, इसीलिए यहाँ पे दो आइसोमर होंगे, एक होगा सिस और एक होगा ट्रांस। तो सिस में पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो सिस होगा क्या? जिसमें 180 डिग्री में दोनों लिगेंड सेम होंगे वहाँ पे सिस होगा, और जहाँ पे 180 में दोनों लिगेंड सेम नहीं होंगे वहाँ पे ट्रांस होगा। तो उसी हिसाब से ये हो गया सिस और ये हो गया ट्रांस। तो मैंने पहले से ही कर रखी हूँ। तो देख सकते हैं सिस आइसोमर में यहाँ पे एक प्लेन अगर हम पास कराएंगे तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे शो होगा। ठीक है। और यहाँ पे इस ट्रांस आइसोमर में मैं अगर इस तरह से अरेंजमेंट करती हूँ तो यहाँ पे भी एक प्लेन अगर मैं पास कराऊंगी तो यहाँ पे भी पीओएस होगा। मतलब ए ऑप्शन तो बिल्कुल भी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं शो करेगा क्योंकि पीओएस प्रेजेंट है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में क्या है? ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे 3 लिगेंड सेम है। 3 लिगेंड सेम है मतलब यहाँ पे भी दो आइसोमरिज्म शो करते हैं। तो वो दो आइसोमरिज्म है, एक है मर और एक है फेशियल। तो यहाँ पे अगर मर में दो लिगेंड 180 डिग्री में सेम होते हैं तो वहाँ मर आइसोमर होगा, और अगर 180 डिग्री में 2 लिगेंड सेम नहीं होते हैं तो यहाँ पे फेशियल आइसोमर होगा। तो हम अगर इसको भी देखेंगे तो यहाँ पे भी पीओएस प्रेजेंट होगा और ये ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है। और ए बी ऑप्शन कट गया। डायमाइन है वो है बाइटेंटेड लिगेंड। तो यहाँ पे क्या होगा? इस तरह से अरेंजमेंट होगा सीस में। तो यहाँ पे अगर मैं एक मिरर रखूँगी तो यहाँ पे इसका एक मिरर इमेज होगा। तो यहाँ पे लग रहा है कि पीओएस है, पर अगर हम इसको एक 3D इमेजिनेशन में रखेंगे तो यहाँ पे पीओएस प्रेजेंट नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो ऑप्टिकली आइसोमरिज्म शो करेगा। ठीक है। उसके बाद ट्रांस का भी देख लेते हैं। ट्रांस में क्या होता है? ट्रांस में CO, CL, CL, EN ऐसे होके ऐसे और यहाँ पे EN। तो ये ना बाइटेंटेड है इसीलिए ये ऐसा होगा। ठीक है। तो यहाँ से हम अगर एक मिरर रख लेंगे तो इसका सेम डिट्टो मिरर इमेज नहीं होगा, मतलब यहाँ पे मिरर इमेज होगा ही नहीं। ये कॉम्प्लेक्स पेयर से वैसा के वैसा ही रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मिरर इमेज हुआ ही नहीं तो ये तो ऑप्टिकल इनएक्टिव हो गया। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है उसमें से ये सी वाला ऑप्शन ही इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 65। तो 65 में क्या पूछा गया है? 2 क्लोज्ड balls of equal volume V containing an ideal gas, ठीक है, initially at pressure Ti and temperature Ti are connected through a narrow tube negligible volume as shown in figure below। ठीक है। तो यहाँ पे एक फिगर दिया गया है। तो 2 क्लोज्ड balls of equal volume containing ideal gas यहाँ पे रखा गया है, जिसमें से प्रेशर का जो प्रेशर है वो है Pi दोनों में ही और Ti दोनों में ही टेम्परेचर है ऑफ इक्वल वॉल्यूम। ठीक है। तो वो क्या कह रहा है? द टेम्परेचर ऑफ वन बल्ब इज देन राइज टू T2, द टेम्परेचर ऑफ वन ऑफ द बल्ब इज देन राइज टू T2, द फाइनल प्रेशर। ओके, मैं यहाँ पे शायद बार बार लिख रखी हूँ ये क्वेश्चन। ठीक है। तो द टेम्परेचर ऑफ वन बल्ब इज राइज टू T2। ठीक है। देन द फाइनल प्रेशर PF इज क्या है? तो यहाँ पे क्या होता है, जब ये दोनों में Ti थे और प्रेशर Pi थे ऑफ इक्वल वॉल्यूम थे, तब इसके बाद क्या हुआ? टेम्परेचर राइज्ड हो गया। राइज्ड होने के बाद क्या हुआ? एक में तो Ti रहा और वॉल्यूम भी वही रहा, पर यहाँ पे सेकेंड जो कंटेनर था यहाँ पे टेम्परेचर T2 हो गया। ठीक है। तो अब वो बोल रहा है कि जो फाइनल प्रेशर है PF वो क्या होगा इन चारों में से?
ठीक है, मतलब इस PF फाइनल प्रेशर का एक्सप्रेशन वो पूछ रहा है। तो लेट्स डिराइव इट। तो हमें गिवन है क्या, इक्वल वॉल्यूम गिवन है, ठीक है, इक्वल वॉल्यूम गिवन है और आइडियल गैस, ठीक है, आइडियल गैस गिवन है। तो अभी हमें क्या पता है, आइडियल गैस के लिए फॉर्मूला क्या है, nRT इक्वल टू PV, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, अगर हम यहाँ पे इक्वल वॉल्यूम है, इक्वल वॉल्यूम गिवन है, ठीक है, यहाँ पे ये जितने भी कंटेनर है, ये 2 कंटेनर में सेम वॉल्यूम था और राइज्ड होने के बाद टेम्परेचर में चेंजेस होने के बाद भी यहाँ पे वॉल्यूम सेम ही है। तो ठीक है, ये दोनों डाटा को लेके हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम Ni इक्वल टू NF को कंसिडर ही करेंगे, क्यों, क्योंकि ये आइडियल गैस है और यहाँ पे मोल चेंजेस के बारे में कुछ दिया भी नहीं गया है, ठीक है। तो Ni इक्वल टू NF होगा, मतलब इनिशियल मोल्स जितने थे फाइनल मोल्स भी उतने ही हैं। अगर हम इसको देखेंगे तो ये हो गया, अगर हम nRT इक्वल टू PV हो गया तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, PV बाय RT, ठीक है। अब हम इसको पुट करते हैं, तो यहाँ पे होगा इनिशियल के लिए यहाँ पे PIV बाय RTI। यहाँ पे V अगर VI भी लिखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इक्वल वॉल्यूम है तो वो बाद में कैंसिल आउट ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे PIV RTI और यहाँ पे भी जो सेकेंड कंटेनर है इसको भी हम कंसिडर करेंगे। कंसिडर करते हुए यहाँ पे प्लस होगा PIV बाय RTI, ठीक है, इज इक्वल टू, अभी फाइनल में क्या है, फाइनल में यहाँ पे है PFV, ठीक है, बाय RTI एक तो है और एक कंटेनर में T2 हो गया, तो इसी हिसाब से PFV बाय RT2। यहाँ पे हमने अब सॉल्व करना है और उसके बाद हमको रिजल्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 2PIV बाय RTI, ठीक है, इक्वल टू PFV बाय RTI प्लस PFV बाय RT2, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम हमें इक्वल दिया गया है, गिवन है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे रेट कांस्टेंट जो R है वो भी इक्वल होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे हम अगर V को कॉमन लेके V कैंसिल आउट कर सकते हैं और R को भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो अगर हम V को और R को कैंसिल आउट कर लेंगे बोथ साइड से, तो हमें रिजल्ट होगा 2PI बाई TI इज इक्वल टू PF TI प्लस T2 बाई TI T2, ठीक है। तो यहाँ पे TI तो इनिशियल टेम्परेचर था जो कि सेम है, तो TI भी यहाँ पे कैंसल आउट होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2PI इज इक्वल टू PF TI प्लस T2, यहाँ पे बाई T2 रह गया, ठीक है। तो हमें एक्सप्रेशन कहाँ किसके लिए फाइंड आउट करना है, PF के लिए। तो यहाँ पे PF होगा 2PI T2 बाई TI प्लस T2, जो कि ऑप्शन नंबर देख लेते हैं किस में है, कौन सी ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर 3 में है, राइट, हाँ, ऑप्शन नंबर 3 में है, सॉरी ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे वही कन्फ्यूज़न होता है एग्ज़ाम के टाइम में कि यहाँ पे TI है, यहाँ पे T2 है, और हम गलती से या फिर बहुत ज़्यादा जल्दी में 3 को टिक कर लेंगे, नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारा आंसर है T2 में। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 4 है वो है राइट ऑप्शन, ठीक है। 6 में दिया गया है द हीट of combustion of carbon and carbon monoxide are -393.5 and -285.5 kilojoule mole inverse respectively. The heat of formation in kilojoule of carbon monoxide per mole पूछा है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे kJ है, ठीक है, तो किलोजूल है पर मोल, मतलब यहाँ पे यूनिट सेम दिया है, बस हमको
मतलब रिएक्शन लिखना है, उसी हिसाब से फॉर्मूला पुट करना है एंड हमें आराम से आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले हम रिएक्शन लिख लेते हैं कि यहाँ पे जब हीट ऑफ कंबशन होता है कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, और द हीट ऑफ फॉर्मेशन पूछा है, द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पूछा है, तो उसी हिसाब से हम रिएक्शन लिख लेते हैं। रिएक्शन लिखने के बाद हमको देखते हैं इसके बाद क्या फर्दर करना है, कौन सा फॉर्मूला पुट करके हम आंसर निकाल सकते हैं। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होगा, C प्लस मतलब कार्बन प्लस हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन जो कि गैस स्टेट में है और यहाँ पे कार्बन जो है वो सॉलिड स्टेट में है, गिव्स CO जो कि गैस में है। ठीक है, तो उसने पूछा है द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पर मोल, तो यहाँ पे हीट ऑफ फॉर्मेशन इसका फाइंड आउट करना है CO का, इज इक्वल टू कितना होगा, हीट ऑफ कॉम्बशन ऑफ कार्बन माइनस हीट ऑफ कॉम्बशन ऑफ CO। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे गिवन दोनों का ही वैल्यू गिवन है, एक है -393.5 और कार्बन मोनोऑक्साइड का है -285.5, तो यहाँ पे हो गया 393.5 माइनस ऑफ 285.5 जो कि हो गया -110 किलो जूल पर मोल। यहाँ पे लिख लेते हैं, तो फर्स्ट जो ऑप्शन दिया गया है -110.5 वही होगा इसका आंसर। स्टेट में पूछा गया है डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 फॉलोज ए फास्ट ऑर्डर रिएक्शन इन 50 मिनट्स, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 डिक्रीजेस फ्रॉम 0.5 to 0.125 मोलर इन one such decomposition. When concentration of H2O2 reaches 0.05 molar, the rate of formation of O2 will be what? तो यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है कि जब H2O2 डिकम्पोजिशन हुआ तो 50 मिनट में जो H2O2 का कॉन्सेंट्रेशन 0.5 से लेके 0.125 मोलर हो गया। तो जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 0.05 मोलर होगा तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन का क्या होगा। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 होगा तो उसका रिएक्शन हम लिख लेते हैं पहले। तो H2O2 का डिकम्पोजिशन होके H2O एक्वस होगा प्लस हाफ ऑक्सीजन होगा। ठीक है, O2 होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो हमें पहले यहाँ से ये पता करना होगा कि ये पूछा क्या है। ये पूछा है क्वेश्चन में द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 क्या होगा इसी इक्वेशन के ऊपर, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 बाई हाफ इज इक्वल टू रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 बाई 1, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे हाफ है, तो दैट इम्प्लाइज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ रेट ऑफ H2O2, तो वो कितना होगा, हाफ रेट ऑफ H2O2 क्या होगा, K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2। ठीक है, तो यहाँ पे H2O2 का कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी हमें गिवन है, ये क्वेश्चन यहाँ पे व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 रीचेज 0.05 m, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 विल बी व्हाट। तो यहाँ पे ये गिवन है 0.05 m, बस हमें ये K का वैल्यू डिराइव करना है। तो वो कहाँ से डिराइव होगा, ये जो फर्स्ट हाफ में जो क्वेश्चन जितने भी गिवन है उस वहाँ से हम K का वैल्यू यहाँ पे डिराइव कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है, 50 मिनट कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हुआ 0.5 to 0.125 और यहाँ ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमको कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमें पता है K इक्वल टू 1/T ln
A0/A, तो 1/T के जगह हम पुट कर सकते हैं यहाँ पे 50, ln 0.5/0.125, ठीक है। तो यहाँ से हमको जो कैलकुलेट करके मिलेगा वो हो जाएगा 0.0277 मिनट इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने k का वैल्यू पुट करना है और उसके बाद सॉल्व करना है यहाँ पे। तो दैट हेंस देयरफॉर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 इज इक्वल टू कितना होगा, हाफ इंटू 0.0277 इंटू 0.05। सो अभी आंसर आएगा 6.93 इंटू 10⁻⁻⁴। तो यहाँ पे रेट ऑफ फॉर्मेशन जो फर्स्ट ऑर्डर है, इसीलिए इसका रेट का जो यूनिट होगा वो होगा मोल मिनट इनवर्स। तो यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 में पूछा गया है द पेयर हैविंग सेम मैग्नेटिक मोमेंट। तो सेम मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ होगा, जहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होंगे, ठीक है। यहाँ पे एटॉमिक नंबर दे दिया गया है और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है वो सब भी दे दिया गया है। तो यहाँ पे लिगेंड्स देखो, यहाँ पे जो लिगेंड्स है ऑप्शन में एक टेट्राहेड्रल है और बाकी सब ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है। तो उसी हिसाब से हमें डी ऑर्बिटल को स्प्लिट करके इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना होगा। तो उससे पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है और कौन सा वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है। क्योंकि ऐसा है कि हर वक्त हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ जो है उसको याद तो नहीं कर सकते, तो इसीलिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे बताया है। तो उसी हिसाब से हमको बस वो टेबल याद करना होगा और उसके बाद हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन सा वीक फील्ड लिगेंड है और कौन सा स्ट्रॉन्ग है। उसी हिसाब से हम डी स्प्लिटिंग करके डी ऑर्बिटल को स्प्लिट करके इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट कर लेंगे। जहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स सेम होगा वहीं पे मैग्नेटिक मोमेंटम सेम होगा, ठीक है। तो देखो पहले मैं बोलती हूँ कि कौन सा लिगेंड स्ट्रांगली यूज़ होगा, कौन सा वीकली एक्ट करेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक कंडीशन उससे पहले है कि मेटल शुड है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट और 3D सीरीज में होना चाहिए। ये दोनों अगर सेटिस्फाई हो गए तो उसी हिसाब से उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग ये टेबल होगा। क्योंकि जब यहाँ पे +3 होगा या फिर 4D और 5D सीरीज़ का मेटल होगा तो उसके लिए टेबल अलग सा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे +2 और 3D अगर सीरीज़ है, मतलब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल है और 3D सीरीज़ का वो मेटल बिलोंग करता है, तो ये फिर इस टेबल को फॉलो करेंगे। यहाँ पे X क्या है, यहाँ पे X है हैलोजन, मतलब Cl-, F-, Br- एक्सेट्रा। उसके बाद है वाटर लिगेंड, ठीक है। उसके बाद है NH3COCN, ठीक है। तो उसी हिसाब से अब ये देखो ये सब मेटल्स मैंने लिखा है। तो Cr2+, Mn2+, Fe2+, यहाँ पे देख सकते हो कि सारे ही +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। तो यहाँ पे जो NH3 है उस वहीं से और CO के मैंने बीच से एक लाइन ड्रॉ किया है। तो इसी लाइन की राइट साइड में जो होगा वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करेगा, वो लिगेंड्स, ठीक है। और इस लाइन की लेफ्ट साइड में जितने भी लिगेंड्स है वो सब वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेंगे। पर यहाँ पे एक एक्सेप्शन है जो कि CO2+। ये जो CO2+ मेटल है उसके लिए ये NH3 भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करेगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से अब हम देख लेते हैं यहाँ पे जितने भी सब कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं कौन दोनों कॉम्प्लेक्स में सेम मैग्नेटिक मोमेंट शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहला है COCl4 2-, यहाँ पे है मतलब टेट्राहेड्रल, क्योंकि यहाँ पे Cl है कितना 4, तो 2- है तो Cl में नेगेटिव चार्ज होगा, तो यहाँ पे टोटल कितना होगा -8, तो -8 होगा। तो यहाँ पे अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे हम जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो यहाँ होगा +2। उसी तरह से यहाँ पे भी ये होगा, क्योंकि ये न्यूट्रल होगा तो यहाँ पे +2 Fe2 +2 हो जाएगा। यहाँ पे भी वाटर है, ये भी न्यूट्रल है, +2 हो जाएगा। तो इनडायरेक्टली उसने सभी जो मेटल है उनका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 दे दिया है और सब ही देखो ये सब ही 3D
सीरीज़ का है, तो आराम से हम इस टेबल को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं COCl4 2-, तो यहाँ पे CO हो गया 2+2 और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स दिया है, तो हम इसको स्प्लिट कैसे करेंगे, ये ऐसे। तो यहाँ पे हमको फिल कितना करना है इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ पे एटॉमिक नंबर दे गया है 27, तो हमें पता है उसका कितना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d7 4s2। तो जब +2 होगा तो यहाँ पे ये रिमूव हो जाएगा, तो 3d7, तो यहाँ पे CO2+2 के लिए यहाँ पे X- कैसा काम कर रहा है, वीक फील्ड लिगैंड, तो हम उसी हिसाब से इसको अरेंज करेंगे इलेक्ट्रॉन को 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना रहा, ऑन पेड इलेक्ट्रॉन 3 रहा। उसके बाद दिया गया FeH2O6 2+, तो यहाँ पे क्या होगा, +2 होगा, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 26 दिया गया है। ठीक है, तो 26 अगर दिया गया है तो यहाँ पे क्या होगा 3d6 4s2, तो यहाँ पे +2 है तो यहाँ पे 4s2 कट गया, तो 3d6 मतलब d इलेक्ट्रॉन जो है उसको d ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट होगा उसको हम कैसे कर सकते हैं, ये एक ऑक्टाहेड्रल है क्योंकि यहाँ पे 6 लिगेंड इसके साथ अटैच हुआ है। तो क्या होगा, ये एक फिर देखो यहाँ पे लिगेंड कैसा है, फर्स्ट देखो यहाँ पे प्रोसेस कैसे हम करेंगे, फर्स्ट हमको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, उसके बाद देखना है 3D सीरीज़ है कि नहीं, अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है और 3D में है मेटल तो यहाँ पे इस टेबल को हमको ड्रॉ करके हमको ये याद करना है। उसके बाद देखेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक लिगेंड है, उसके बाद हम लोगों को देखना होगा कि यहाँ पे कौन सा मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है या टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, उसी हिसाब से हमको यहाँ पे डी स्प्लिटिंग ऑर्बिटल को स्प्लिटिंग करके इलेक्ट्रॉन अरेंज करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 3d6 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे टोटल ऑन पेड इलेक्ट्रॉन कितना रहा 4। ठीक है, उसी तरह से हम Cr2+ को भी देख लेते हैं। Cr2+ में क्या होगा 24 है, मतलब ये एक एक्सेप्शन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d5 4s1। तो यहाँ पे जब Cr2+ होगा तो यहाँ पे कितना होगा 3d4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद। तो यहाँ पे Cr2 के साथ कौन सा लिगेंड है H2O, जो कि वीक फील्ड लिगेंड की तरह यहाँ पे काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा 1 2 3 4, यहाँ पे भी 4 ऑन पेड इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद आता है, मैंने यहाँ पे सब डिफरेंट तरह की मेटल्स को लिख लिया है, पहले हम देख लेते हैं किसमें कितना ऑन पेड इलेक्ट्रॉन्स है, उसी हिसाब से हम ये ऑप्शंस को मैच करा लेंगे और हमको आंसर मिल जाएगा। उसके बाद होगा Mn2+। Mn2+ का कितना एटॉमिक नंबर है 25 मतलब ये हो गया 3d5 4s2, तो Mn2+ मतलब 4s2 का रिमूव हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन 4s2 से रिमूव हो जाएगा। उसके बाद हमें रहा हमारे पास जो रहेगा वो होगा 3d5। तो Mn, अब टेबल के पास आते हैं। Mn2+ क्या है, Mn2 के पास जो लिगेंड अटैच हुआ है वो है H2O। तो H2O कैसा काम करेगा, इसके साथ वीक फील्ड लिगेंड की तरह। तो यहाँ पे अरेंजमेंट कैसा होगा 3d5 का 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ऑन पेड इलेक्ट्रॉन्स की तरह 5। तो इस जो मैंने जितने भी सब फाइंड आउट किए हैं, तो Fe2+ और Cr2+ का अनपेड इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा, मतलब इनका मैग्नेटिक मोमेंट सेम रहेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है CrH2O6 2+ एंड FeH2O6 2+, इन दोनों कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक मोमेंट सेम रहेगा क्योंकि इन दोनों का ही अनपेड इलेक्ट्रॉन्स सेम है। क्वेश्चन नंबर 70 में दिया गया है द स्पेसीज इन विच एन एटम इज इन स्टेट ऑफ sp हाइब्रिडेशन। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, हमें उसमें से कौन सी नाइट्रोजन की स्पेसीज sp हाइब्रिडेशन है उसको फाइंड आउट करना है। तो जितने भी सब स्पेसीज दिया गया है, अगर हम ईच स्पेसीज को लुईस स्ट्रक्चर के हिसाब से ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास टाइम बहुत कम होता है एग्ज़ाम के लिए।
तो उसके लिए उसी टाइम के अंदर ही हमें अगर क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट करना होगा तो हमें सॉर्ट ट्रिक लगाना पड़ेगा। हाइब्रिडेशन हमको जो फाइंड आउट करेंगे हम स्टेरिक नंबर से। स्टेरिक नंबर का होगा सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, तो वो तो हम आराम से अप्लाई कर लेंगे। पर जहाँ पे ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे और ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस होंगे, वहाँ पे हाइब्रिडेशन जो फॉर्मूला है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, वहाँ पे लोन पेयर तो होगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे ऑड इलेक्ट्रॉन की तरह रह जाएगा और लोन पेयर के एटलीस्ट 2 इलेक्ट्रॉन तो चाहिए हमें। तो वहाँ क्या करेंगे हम, वहाँ पे और एक शॉर्ट ट्रिक है जो कि हम अप्लाई करेंगे। तो उस शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से अगर 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा तभी हम हाइब्रिडेशन में एक जो ऑड इलेक्ट्रॉन है उसको हम कंसिडर करेंगे, अदरवाइज उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो वो शॉर्ट ट्रिक जो कंडीशंस है वो क्या है, द एटम शुड हैव पॉजिटिव चार्ज ऑन इट एंड द एटम शुड नॉट हैव लोन पेयर। तो यहाँ पे जो एटम है वो कौन सा एटम है, द एटम हैविंग जो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेस, ऑड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो लेट्स सी NO2। NO2 में क्या होता है देख लेते हैं। NO2 में जो N है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 5। ऑक्सीजन कितना है, 2। तो 2 अगर हो गया, हमें पता है ऑक्सीजन क्या है, डाईवैलेंट है, तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड तो करेगा ही। तो यहाँ पे एक जो ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड करेगा नाइट्रोजन के साथ, और एक ऑक्सीजन है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन तो 4 बॉन्ड नहीं बना सकता, इसीलिए जो नाइट्रोजन है वो अपना 2 बॉन्ड शेयर कर सकता है ऑक्सीजन के साथ। तो एक हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड और एक हो गया डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे 2 4 जाने के बाद इलेक्ट्रॉन्स और एक नाइट्रोजन के पास कितना रह जाएगा, एक, जो कि है ऑड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला शॉर्ट ट्रिक अप्लाई होगा, क्या कि एटम शुड हैव पॉजिटिव चार्ज ऑन इट। तो ऑक्सीजन है क्या, नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि उसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो नाइट्रोजन ऑब्वियसली हो जाएगा पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। तो एटम के पास पॉजिटिव चार्ज भी है और एटम शुड नॉट हैव लोन पेयर। तो यहाँ पे लोन पेयर तो बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑड इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस इन हाइब्रिडेशन। तो यहाँ पे हम जो ये ऑड इलेक्ट्रॉन है इसको हम कंसिडर करेंगे हाइब्रिडेशन के लिए। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड हो गया 1 2 और ये ऑड इलेक्ट्रॉन 3। तो स्टेरिक नंबर कितना हो गया, 3, जो कि है sp2 हाइब्रिडेशन। ठीक है, उसके बाद हम चेक कर लेंगे NO2 प्लस में। NO2 प्लस में क्या होता है, ठीक है। NO2 प्लस में क्या होगा, NO2 पहले हम देख लेते हैं वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं नाइट्रोजन के पास। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 5, प्लस साइन है मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया है, तो हो गया टोटल 4 में से यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर हमें देखना है। ठीक है, तो उसी हिसाब से N हो गया 4 है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन है 2, तो 2 को इसने एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया होगा और एक डबल बॉन्ड बनाया होगा, तो इसने 4 के 4 बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। तो 0, अभी 0 जो है वो तो यहाँ से पता चल गया 0 लोन पेयर है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड एक ऑक्सीजन के साथ बनाया होगा, एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के साथ दिया होगा, तो 2 बॉन्ड पेयर। ठीक है, तो हो गया 2, स्टेरिक नंबर हो गया 2। स्टेरिक नंबर अगर 2 हो गया तो इसका जो हाइब्रिडेशन होगा वो क्या होगा, sp। तो यहाँ से ही हमें आंसर पता चल जा रहा है कि 70 नंबर का ऑप्शन, क्वेश्चन का ऑप्शन B होगा, जो कि NO2 प्लस। स्टिल मैं बाकी जो 2 है उसको भी कवर अप कर रही हूँ। तो ऑप्शन नंबर C में क्या है, NO2 माइनस। तो उसी तरह से जब हम फिर से नाइट्रोजन के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, कैसा होगा कि 5 है उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक माइनस है तो इसने एक्सेप्ट किया होगा, तो टोटल हो गया 6। O2 मतलब वही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड दिया होगा एक, और एक डबल बॉन्ड किया होगा, तो वहाँ पे चला गया, टोटल है 6 माइनस यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो एक के साथ कोऑर्डिनेट किया होगा 2 इलेक्ट्रॉन, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 2 इलेक्ट्रॉन, प्लस एक के साथ डबल बॉन्ड किया होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल हो गया 6 - 4 = 2। तो ये जो 2 हुआ इसमें ये क्या होगा, एक
लोन पेयर हो गया, और यहाँ पे 2 करके यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन किया था तो मतलब 2 बॉन्ड पेयर। टोटल कितना हो गया इस फॉर्मूले के हिसाब से? टोटल हो गया 3, स्टेरिक नंबर हो गया 3, मतलब ये भी हो गया sp2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं, लास्ट है जो NO3-। यहाँ पे भी वही कंडीशन होगा कि N 5 है और माइनस है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट कर लिया है, तो यहाँ पे हो गया 6 इलेक्ट्रॉन टोटल्स बैलेंस सेल में। तो यहाँ पे ऑक्सीजन अब है 3। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा बॉन्ड पेयर जो है वो हो जाएगा 3 बॉन्ड पेयर हो जाएगा, 0 लोन पेयर हो जाएगा। तो यहाँ पे भी 3 आ गया स्टेरिक नंबर जो कि है sp2 हाइब्रिडेशन। तो इसी ये जो शॉर्ट ट्रिक है, यहीं से ही आराम से हम लोग टाइम हमारा वेस्ट ज़्यादा ना करते हुए आंसर हम निकाल सकते हैं कि कौन सी स्पेसीज जो है वो sp हाइब्रिडेशन है। क्वेश्चन पूछा है द थायोल ग्रुप इज प्रेजेंट इन व्हिच अमीनो एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे मिथायोनिन है, साइटोसिन है और सिस्टीन है। ठीक है, और तो यहाँ पे देख लेते हैं कि मिथायोनिन जो है वो एक अमीनो एसिड है और उसमें जो R ग्रुप लगा होता है वो होता है R CH2 CH2 S CH3। तो थायोल ग्रुप जो है वो होता है SH ग्रुप। ठीक है, वो होता है SH ग्रुप। तो वो ये जो अमीनो एसिड है मिथायोनिन, वहाँ पे ये वाला ग्रुप लगता है। ठीक है, यहाँ पे R ये ग्रुप है, तो ये तो थायोल ग्रुप नहीं है। हाइब्रिडेशन हमको जो फाइंड आउट करेंगे हम स्टेरिक नंबर से। स्टेरिक नंबर का होगा सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, तो वो तो हम आराम से अप्लाई कर लेंगे। पर जहाँ पे ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे और ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस होंगे, वहाँ पे हाइब्रिडेशन जो फॉर्मूला है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, वहाँ पे लोन पेयर तो होगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे ऑड इलेक्ट्रॉन की तरह रह जाएगा और लोन पेयर के एटलीस्ट 2 इलेक्ट्रॉन तो चाहिए हमें। तो वहाँ क्या करेंगे हम, वहाँ पे और एक शॉर्ट ट्रिक है जो कि हम अप्लाई करेंगे। तो उस शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से अगर 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा तभी हम हाइब्रिडेशन में एक जो ऑड इलेक्ट्रॉन है उसको हम कंसिडर करेंगे, अदरवाइज उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो वो शॉर्ट ट्रिक जो कंडीशंस है वो क्या है, द एटम शुड हैव पॉजिटिव चार्ज ऑन इट एंड द एटम शुड नॉट हैव लोन पेयर। तो यहाँ पे जो एटम है वो कौन सा एटम है, द एटम हैविंग जो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेस, ऑड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो लेट्स सी NO2 में क्या होता है देख लेते हैं। NO2 में जो N है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 5, ऑक्सीजन कितना है 2। तो 2 अगर हो गया, हमें पता है ऑक्सीजन क्या है डाईवैलेंट है, तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड तो करेगा ही। तो यहाँ पे एक जो ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड करेगा नाइट्रोजन के साथ, और एक ऑक्सीजन है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन तो 4 बॉन्ड नहीं बना सकता, इसीलिए जो नाइट्रोजन है वो अपना 2 बॉन्ड शेयर कर सकता है ऑक्सीजन के साथ। तो एक हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड और एक हो गया डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे 2 2 4 जाने के बाद इलेक्ट्रॉन्स और एक नाइट्रोजन के पास कितना रह जाएगा, एक, जो कि है ऑड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला शॉर्ट ट्रिक अप्लाई होगा, क्या कि एटम शुड हैव पॉजिटिव चार्ज ऑन इट। तो ऑक्सीजन है क्या नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि उसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो नाइट्रोजन ऑब्वियसली हो जाएगा पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। तो एटम के पास पॉजिटिव चार्ज भी है और एटम शुड नॉट हैव लोन पेयर। तो यहाँ पे लोन पेयर तो बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑड इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस इन हाइब्रिडेशन। तो यहाँ पे हम जो ये ऑड इलेक्ट्रॉन है इसको हम कंसिडर करेंगे हाइब्रिडेशन के लिए। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड हो गया 1 2 और ये ऑड इलेक्ट्रॉन 3। तो स्टेरिक नंबर कितना हो गया 3, जो कि है sp2 हाइब्रिडेशन। ठीक है, उसके बाद हम चेक कर लेंगे NO2 प्लस में, NO2 प्लस में क्या होता है। ठीक है, NO2 प्लस में क्या होगा, NO2 पहले हम देख लेते हैं वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं नाइट्रोजन के पास। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 5, प्लस साइन है मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया है, तो हो गया टोटल 4 में से यहाँ पे, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं
कि सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर हमें देखना है, ठीक है। तो उसी हिसाब से N हो गया 4 है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन है 2, तो 2 को इसने एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया होगा और एक डबल बॉन्ड बनाया होगा, तो इसने 4 के 4 बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। तो 0, अभी 0 जो है वो तो यहाँ से पता चल गया 0 लोन पेयर है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड एक ऑक्सीजन के साथ बनाया होगा, एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के साथ दिया होगा, तो 2 बॉन्ड पेयर, ठीक है। तो हो गया 2, स्टेरिक नंबर हो गया 2। स्टेरिक नंबर अगर 2 हो गया तो इसका जो हाइब्रिडेशन होगा वो क्या होगा, sp। तो यहाँ से ही हमें आंसर पता चल जा रहा है कि 70 नंबर का ऑप्शन, क्वेश्चन का ऑप्शन बी होगा, जो कि NO2+। स्टिल मैं बाकी जो 2 है उसको भी कवर अप कर रही हूँ। तो ऑप्शन नंबर सी में क्या है, NO2-। तो उसी तरह से जब हम फिर से नाइट्रोजन के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, कैसा होगा कि 5 है उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक माइनस है तो इसने एक एक्सेप्ट किया होगा, तो टोटल हो गया 6। O2 मतलब वही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड दिया होगा एक, और एक डबल बॉन्ड किया होगा, तो वहाँ पे चला गया, टोटल है 6 माइनस यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो एक के साथ कोऑर्डिनेट किया होगा 2 इलेक्ट्रॉन, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 2 इलेक्ट्रॉन, प्लस एक के साथ डबल बॉन्ड किया होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल हो गया 6 - 4 = 2। तो ये जो 2 हुआ इसमें ये क्या होगा, एक लोन पेयर हो गया, और यहाँ पे 2 करके यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन किया था तो मतलब 2 बॉन्ड पेयर। टोटल कितना हो गया, इस फॉर्मूले के हिसाब से टोटल हो गया 3, स्टेरिक नंबर हो गया 3, मतलब ये भी हो गया sp2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं, लास्ट है जो NO3-। यहाँ पे भी वही कंडीशन होगा कि N 5 है और माइनस है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट कर लिया है, तो यहाँ पे हो गया 6 इलेक्ट्रॉन टोटल्स बैलेंस सेल में। तो यहाँ पे ऑक्सीजन अब है 3, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा बॉन्ड पेयर जो है वो हो जाएगा 3 बॉन्ड पेयर हो जाएगा, 0 लोन पेयर हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 3 आ गया स्टेरिक नंबर, जो कि है sp2 हाइब्रिडेशन। तो ये जो शॉर्ट ट्रिक है, यहीं से ही आराम से हम लोग टाइम हमारा वेस्ट ज़्यादा ना करते हुए आंसर हम निकाल सकते हैं कि कौन सी स्पेसीज जो है वो sp हाइब्रिडेशन है। 73 नंबर क्वेश्चन है, द डिस्टिलेशन टेक्निक मोस्ट सुइटेड फॉर सेपरेटिंग ग्लिसरॉल फ्रॉम स्पेंट लाइन इन सोप इंडस्ट्री इज। तो पहले हम ये समझते हैं कि स्पेंट लाइन होता क्या है। जब एक ऑयल या फिर फैट को हाइड्रोलाइसिस किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो वो ग्लिसरॉल को प्रोड्यूस करता है एज अ बाई प्रोडक्ट, और उसके साथ एक सोप को भी प्रोड्यूस करता है। तो वही सोप इज सेपरेटेड आउट बाय फिल्टरेशन एंड दैट फिल्टर रेट इज नोन एज स्पेंट लाइन, ठीक है। तो ये जो डिस्टिलेशन होता है, इस ग्लिसरॉल को हम सेपरेट करते हैं स्पेंट लाइन से, वो कौन सी टेक्निक से होता है। तो पहला ऑप्शन है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। तो ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि सिंपल डिस्टिलेशन में बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, जो कि ग्लिसरॉल को नहीं चाहिए, वो कम टेम्परेचर में भी सेपरेट आउट हो सकता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर इनटू इट्स कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी नहीं चाहिए। स्टीम डिस्टिलेशन क्या होता है? स्टीम डिस्टिलेशन होता है रिक्वायर्ड फॉर द प्यूरिफाई लिक्विड्स दैट आर नॉट वोलाटाइल्स और इमिसिबल इन वाटर। तो इसीलिए ये तीनों तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर इज द करेक्ट ऑप्शन। पे दिया गया है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ओर्स इज बेस्ट कॉन्सेंट्रेटेड बाय फोर्थ प्रोटोनेशन मेथड। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो फोर्थ प्रोटोनेशन मेथड जो होता है वो एप्लीकेबल होता है सल्फाइड ओर्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैलाचाइट जो है वो कॉपर ओर है एक, और जो है मैग्नेटाइट और साइडेराइट, ये दोनों ही आयरन का ओर्स है।
तो यहाँ पे ओनली क्या बचा, गैलेना। तो गैलेना जो है वो एक सल्फाइड ओर है, इसीलिए 74 क्वेश्चन का ऑप्शन होगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 75 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एटम्स हैज हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है ये एक ट्रांजिशन मेटल है और ये तीनों एक अल्कली मेटल के ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनका जितने भी सब इलेक्ट्रॉन्स है वो फील्ड होंगे एस ऑर्बिटल में, ठीक है। और ये ट्रांजिशन मेटल है तो इसका इलेक्ट्रॉन जो फील्ड होगा वो होगा डी ऑर्बिटल में। तो हमें पूछा गया है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसका हाईएस्ट होगा। तो हमें ये पता है कि जो शिल्डिंग इफेक्ट होता है वो एस का इफेक्ट ज़्यादा होता है रादर देन डी। तो जब हम एक यहाँ पे न्यूक्लियस रखा गया है, ठीक है, और यहाँ पे डी ऑर्बिटल है और डी ऑर्बिटल में, ठीक है, डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रखा गया है, तो यहाँ पे शिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है डी का, ये कम होता है। तो यहाँ पे ये न्यूक्लियस ये इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे शिल्डिंग इफेक्ट कम है। तो अगर शिल्डिंग इफेक्ट कम रहा तो इसका इफेक्ट आ सकता है इस आउटर शेल इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। जहाँ की वेरेस ये ऑर्बिटल जो और एस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है, इसका शिल्डिंग इफेक्ट कुछ ज़्यादा ही होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में होता है उसका न्यूक्लियस से शिल्डिंग इफेक्ट इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो सकता। तो हमें क्या होता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन आउट करने के लिए, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन को हम उसके आउटर सेल से रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब इस न्यूक्लियस का इफेक्ट ज़्यादा नहीं हो सकता इस इलेक्ट्रॉन पर, तो हम इसको ईजिली आउट कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, लेस होगा, मतलब कम ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पे न्यूक्लियस का इफेक्ट जब आउटर सेल इलेक्ट्रॉन पे पड़ता है, जहाँ की डी शिल्डिंग या फिर शिल्डिंग इफेक्ट बहुत कम होता है डी ऑर्बिटल के लिए, तो यहाँ पे इसका इफेक्ट ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पे ये अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। और अट्रैक्शन जब बढ़ेगा तो हमें आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा लगाना होगा टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसीलिए जितने भी ऑप्शंस है ये ट्रांजिशन मेटल आयन, मतलब मेटल में ही आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स फील्ड हो रहे हैं। ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, नंबर of moles of NaOH and Br2 used per mole of amine produced are। तो यहाँ पे क्या होता है ना, होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में एक एमाइड होता है, ठीक है, और वो एक प्राइमरी अमीन में डिग्रेड होता है। तो वो डिग्रेड हो जाता है तो इसी को ही होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन कहते हैं। तो इस एमाइड को हम जब Br2 के साथ रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH, ठीक है, तो वो हम अमाइन, एक प्राइमरी अमाइन पाते हैं और उसके साथ 2H2 पाते हैं प्लस Na2CO3 होता है, ठीक है। ये एक प्राइमरी अमाइन है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है, जो फुल रिएक्शन होता है वो होता है RC डबल बॉन्ड O, ठीक है, RC डबल बॉन्ड O NH2 प्लस Br2 प्लस 4NaOH, इट गिव्स RNH2। तो ये एक सीधा रिएक्शन से कोफिशिएंट पूछा गया है, तो जिसका आंसर है 4 मोल्स ऑफ NaOH और 1 मोल ऑफ Br2 इसमें यूज होता है। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। और 77 में क्या पूछा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मेटेलिक एंड फेरोमैग्नेटिक। तो यहाँ पे फेरोमैग्नेटिक क्या है पहले वो समझ लेते हैं, तो उससे आसानी से हम क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फेरोमैग्नेटिक पहले क्या है, फेरोमैग्नेटिक का डाइपोल मोमेंट मैक्सिमम होता है। तो एक्चुअली में होता क्या है, जो एक क्रिस्टल या सॉलिड स्टेट आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ईच क्रिस्टल्स में अरेंजमेंट के हिसाब से हम लोग उसको डायामैग्नेटिक, पारामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरिक मैग्नेटिक में डिवाइड कर लेते हैं। तो फेरोमैग्नेटिक जो होता है वो होता आखिर क्या है, तो वो ये होता है कि
कि जब एक क्रिस्टल होता है, ठीक है, उसका अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होता है। तो हर एक सॉलिड में क्रिस्टल्स इस अरेंजमेंट से रखा गया होता है। तो कहीं पे उस क्रिस्टल्स का प्लस माइनस माइनस प्लस ऐसे अरेंजमेंट करके रखा होता है। तो फेरोमैग्नेटिक ये है कि जब एक एक्सटर्नल फोर्स दिया जाता है तो वो सब क्रिस्टल्स एक अरेंजमेंट में, पर्टिकुलर एक अरेंजमेंट में सब अरेंज होके यहाँ पे ऐसे प्लस माइनस करके रहते हैं, ठीक है, जब एक एक्सटर्नल फोर्स दिया जाता है। जब यही एक्सटर्नल फोर्स हम उसको रिमूव कर लेंगे तो ये एक यूनिडायरेक्शन की तरह क्रिस्टल सब प्रिपेयर हो जाएंगे, मतलब इनका जो स्पिन है वो ऐसे रहेगा, एक डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। तो ये फेरोमैग्नेटिक क्या होता है कि एक क्रिस्टल जब ऐड करता है मैग्नेट की तरह आफ्टर रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो उससे ही हम फेरोमैग्नेटिक कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फेरोमैग्नेटिक। तो एंटी फेरोमैग्नेटिक क्या होगा? जब हम एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव कर देंगे तो वो एंटी फेरोमैग्नेटिक कैसा बिहेव करेगा? वो कुछ इस तरह से बिहेव करेगा, मतलब ये ना यूनिडायरेक्शन बिल्कुल होगा नहीं, तो इसको हम कहेंगे एंटी फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। और जो रहा फेरिक मैग्नेटिक, वो क्या होगा? वो कुछ स्पिन यूनिडायरेक्शन में होंगे, कुछ नहीं होंगे, फिर कुछ होंगे और फिर कुछ नहीं होंगे, तो उनको कहा जाएगा फेरिक मैग्नेटिक, ठीक है। और डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक को सबको पता है कि पैरामैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड की तरह अट्रैक्ट होता है, जहाँ वहीं डायमैग्नेटिक बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं होता मैग्नेटिक फील्ड की तरह, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पर्टिकुलर कुछ मेटल्स की कंपाउंड लेके यहाँ पे मैंने उसको डिवीज़न कर लिया है। तो यहाँ से आसानी से इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को याद रखना, जिससे कि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मेटालिक एंड फेरोमैग्नेटिक, तो यहाँ पे है MnO2, TiO2, CrO2, VO2, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं MnO2 क्या है? यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है, एंटी फेरोमैग्नेटिक है। TiO2 क्या है? TiO2 है एक डायमैग्नेटिक कंपाउंड, ठीक है। और रहा CrO2 है एक फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड, ठीक है। तो यहाँ पे टिक होगा C ऑप्शन, ठीक है। समझ आया ये कॉन्सेप्ट? क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लो डेंसिटी पॉलीथीन इज फॉल्स, ठीक है। पहले हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं, फॉल्स। तो कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है वो देखते हैं। अबाउट व्हाट? ना लो डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है। तो फर्स्ट दिया गया है इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ बकेट्स डस्टबिन्स, जो कि फॉल्स है, क्योंकि जो लो डेंसिटी पॉलीथीन होता है वो टॉयज़ या स्क्वीज बोटल्स या फिर फ्लेक्सिबल पाइप्स होता है, उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज्ड होता है। तो पहला ऑप्शन ही फॉल्स हो गया, ठीक है। तब उसके बाद हम देखते हैं बी और सी और डी, और कुछ फॉल्स है या ट्रू है। तो इट्स सिंथेसिस रिक्वायर हाई प्रेशर, येस इट इज़ ट्रू, बिकॉज यहाँ पे प्रेशर कितना चाहिए? 1000 से लेके 2000 ATM तक, ठीक है। और टेम्परेचर कितना चाहिए? अबाउट 350 के, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए। तो उसके बाद है इट इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, येस इट इज़ राइट और ट्रू, बिकॉज यहाँ पे जो पॉलीथीन है लो डेंसिटी वाला वो पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। उसके बाद दिया गया है इट्स सिंथेसिस रिक्वायर डाई ऑक्सीजन और पेरोक्साइड इनिशिएशन एज ए कैटलिस्ट, ये भी ट्रू है, बिकॉज जो पॉलीथीन होता है वो किससे बना हुआ होता है या उसका सिंथेसिस क्या होता है? वो पॉलीमर जो लो डेंसिटी पॉलीथीन है उसका सिंथेसिस कैसे होता है? पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन से इन द प्रेजेंस ऑफ डाई ऑक्सीजन या फिर पेरोक्साइड एज अ इनिशिएटर, वो कैटलिस्ट के हिसाब से वो सिंथेसिस होता है। तो बी सी डी ये तीनों स्टेटमेंट ट्रू है। जो फॉल्स पूछा गया है वो है ऑप्शन ए। तो यहाँ पे 78 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नंबर 79 में दिया गया है 2-chloro-2-methyl-pentane on reaction with sodium methoxide in methanol yields which of the compound। तो यहाँ पे A, B, C तीनों दिया गया है
हमको मेन ऑप्शन यहाँ पे है, एक ए में है ए और बी, ए एंड बी, 2 नंबर ऑप्शन में है ऑल ऑफ दिस। तो देखते हैं इनमें से जब रिएक्ट करता है 2-chloro-2-methyl-pentane सोडियम मिथॉक्साइड के साथ, तो कौन सा कंपाउंड वो प्रोडक्ट के हिसाब से देता है। तो मैंने यहाँ पे IUPAC नेमिंग के हिसाब से ये कंपाउंड जो 2-chloro-2-methyl-pentane है वो मैंने बना लिया है। होपफुली आप लोगों को IUPAC नेम के हिसाब से कंपाउंड स्ट्रक्चर आता होगा। तो उसके बाद से हम फिर से कैरी करते हैं क्वेश्चन को, क्या पूछा था। तो यहाँ पे पूछा था कि 2-chloro-2-methyl-pentane जब सोडियम मिथॉक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो कौन सा प्रोडक्ट देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरीन हमको पता है, जो जितने भी हैलोजन ग्रुप्स है वो बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे NaOCH3 जो है Na प्लस है, OCH3 माइनस है, तो यहाँ पे जो OCH3 माइनस है वो न्यूक्लियोफिलिक की तरह एक्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले तो लिविंग ग्रुप मतलब यहाँ पे जो मैकेनिज्म फॉलो होगा वो फॉलो होगा SN1 रिएक्शन फॉलो होगा और E2 मैकेनिज्म फॉलो होगा। तो यहाँ पे पहले क्या होगा कि हम पहले SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। तो SN1 मैकेनिज्म जब फॉलो होगा तब क्या होगा, CH3 CH2 ये जो Cl है वो पहले लीव कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो आके यहाँ पे अटैक करेगा। तो CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 प्लस Cl नेगेटिव होके लिविंग ग्रुप के हिसाब से चला जाएगा। तो अब क्या होगा, यहाँ पे जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, तो यहाँ पे OCH3 माइनस है वो जाके यहाँ पे अटैक कर लेगा। अटैक करने के बाद यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, ये होगा CH3 CH2 CH2 C CH3 CH3 O CH3 जो कि हमारे ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। ठीक है, उसके बाद E2 मैकेनिज्म में हम क्या पाएंगे, तो E2 मैकेनिज्म होता है क्या, E2 मैकेनिज्म में मतलब E2 बोलो या फिर E1 बोलो, हमेशा क्या होता है कि बीटा H जो होता है वो हमेशा एलिमिनेट होता है। तो बीटा H एलिमिनेट करने के बाद हम लोगों को क्या प्रोडक्ट मिलता है वो लेट्स सी। तो यहाँ पे पहले मैं बीटा एलिमिनेशन करूँगी। तो यहाँ पे बीटा कार्बन कैसे पहचान सकते हैं वो तो आपके लिए इजी होगा, क्योंकि जो कार्बन हैलोजन से अटैच होगा उसको हम अल्फ़ा बोलेंगे और अल्फ़ा के साइड में जो कार्बन होगा उसको हम बीटा कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही साइड में बीटा कार्बन है और बीटा H है। तो पहले हम बीटा 1 मतलब इस साइड की कार्बन से एक हाइड्रोजन एलिमिनेट करके देखेंगे और इस साइड से फिर बीटा 2 जो है उस साइड से एलिमिनेट करके देखेंगे क्या प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, तो मैं जब बीटा 1 मतलब कार्बन इस साइड कार्बन से एक H एलिमिनेट करूँगी Cl से, तो हम देखते हैं क्या प्रोडक्ट मिलता है। एक्चुअली में ये H को मैं इस साइड में अगर राइट डाउन करूँगी तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि एलिमिनेशन हर वक्त एंटी पैरेलल हिसाब से रिमूव होता है। ठीक है, और दोनों कंडीशन होता है एलिमिनेशन रिएक्शन में। पहला कंडीशन है बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा एंड एंटी पैरेलल हिसाब से एलिमिनेट होगा, मतलब हाइड्रोजन एक साइड में होगा तो उसकी एंटी पोजीशन में जो H होगा वहीं से वही H एलिमिनेट होगा। तो इसीलिए मैं ये H को Cl की ऑपोजिट में लिखूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे जब एलिमिनेशन होगा बीटा हाइड्रोजन तो क्या हमको रिजल्ट मिलेगा, ये H और ये Cl माइनस Cl HCl करके रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद हमको क्या मिलेगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C CH3 CH3 ये मिला था हमें A। ठीक है, उसके बाद ये जो प्रोडक्ट मिला B। अब हम क्या करेंगे, ये जो बीटा एलिमिनेशन बीटा 1
H मैं यहाँ से लिख लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम इस साइड की कार्बन को, इस साइड की कार्बन में जो H प्रेजेंट है उसको हम यहाँ पे मैं ऊपर लिख लेती हूँ। इस साइड की जो कार्बन है उसमें से हम जब हाइड्रोजन एलिमिनेट करके देखते हैं क्या प्रोडक्ट मिलेगा। तो जब हम इसको एलिमिनेट करेंगे यानी बीटा 2H को एलिमिनेट करेंगे -HCl करके, क्योंकि यहाँ पे H है, मैंने बोला था कि बीटा एलिमिनेशन जब होगा तो H जो है एंटी पैरेलल होगा हाइड्रोजन के और वहाँ वो बीटा पोजीशन में प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे हम ये इसको आराम से ये H, ये वाला H और ये Cl को हम HCl करके रिमूव कर सकते हैं। तो हमको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? तो हमको प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH2 CH2 C CH3 डबल बॉन्ड CH, ठीक है। 1 2 3 4, हाँ। तो अभी ऑप्शन सी में दिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शंस चेक करेंगे तो ऑप्शंस के हिसाब से हमको तीनों ही प्रोडक्ट मिल जा रहा है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 79 का क्वेश्चन का आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 80 में गिवन है ए स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए मेटल from a heated filament was passed between two charge plates kept at potential difference V ESU. If E and M are charge and mass of electron respectively, then the value of H by lambda is given by what expression, ठीक है। तो हम पहले देख लेते हैं गिवन क्या क्या है क्वेश्चन में। पहले ये गिवन है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स आर इज V, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन चार्ज E इज पास थ्रू V, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चार्ज, ठीक है। चार्ज कितना दिया गया है यहाँ पे E इज पास थ्रू, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? थ्रू V, ठीक है। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V दिया गया है। तो अब हमें क्या पता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है और चार्ज दिया गया है। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू EV, ठीक है। तो हमें ये पता है कि वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, क्योंकि हमें यहाँ पे देखो, यहाँ पे H बाई लैम्बडा पूछा गया। तो हमें लैम्बडा का एक्सप्रेशन पता है कि वेवलेंथ क्या होता है इलेक्ट्रॉन के लिए, जो फॉर्मूला है। तो वेवलेंथ के लिए, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या हुआ? H बाई रूट ओवर ऑफ 2m/k, ठीक है। वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन होता है वो इस फॉर्मूले से रिलेटेड है। तो हमें m पता है, मास, ठीक है। Ke अभी हमारा ये एक्सप्रेशन अभी आया, तो हमको बस Ke के रिप्लेस करके EV पुट करना है। तो लैम्बडा इज इक्वल टू H बाई रूट ओवर ऑफ 2m EV, ठीक है। तो हमें क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? हमें पूछा गया है H बाई लैम्बडा, ठीक है। तो अभी हम वही कर लेंगे। तो H बाई लैम्बडा कितना हो जाएगा? रूट ओवर ऑफ 2m EV। तो क्वेश्चन नंबर 80 में जो ऑप्शन है A, वो होगा इसका राइट आंसर, क्योंकि हमने अभी डिराइव किया है। वेवलेंथ का इक्वेशन हमने पता था, बस Ke के जगह में रिप्लेस करके हमने EV को पुट किया, तो हमारा आंसर H बाई लैम्बडा इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 2m EV आ गया। थैंक यू। नंबर 81 में पूछा गया है 18 ग्राम ग्लूकोज is added to 178.2 gram water. The vapor pressure of water in torr for this aqueous solution is what? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो पूछा गया है ये थोड़ा गलत है। कहाँ पे गलत है? लेट्स सी। तो हमें पता है कि ये रॉल्स लॉ से पूछा गया है, ठीक है। तो हमें पता है कि P मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इंटू वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ग्लूकोज भी है तो वाटर मतलब मोल फ्रैक्शन दोनों का अगर हम ऐड करेंगे तो वो इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे 1 माइनस ग्लूकोज भी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज अगर करेंगे तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर आएगा। तो इसके रिप्लेस में मैंने ये लिखा, और ये है तो है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, ठीक है। तो अब हमें इस मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे गिवन कितना है, हमें पता है कि मोल फ्रैक्शन कितना है। मोल फ्रैक्शन होता है नंबर ऑफ मोल्स बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स हमें कैसे फाइंड आउट करना है फॉर ग्लूकोज और वाटर के लिए, ठीक है। तो पहले हमें मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कैसे हमें फाइंड आउट करना होगा, गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन मास ग्लूकोज कितना है, तो यहाँ पे गिवन मास ग्लूकोज कितना है 18 ग्राम, और वाटर का कितना है 178.2 ग्राम दे दिया गया है। तो पहले हम ग्लूकोज के लिए फाइंड आउट करेंगे मोल्स कितना होगा। तो गिवन मास है 18 और इसका मोलर मास है 180, तो यहाँ पे हो गया 0.1 मोल्स, ठीक है। उसके बाद वाटर का आता है। वाटर का क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है कि 178.2 ग्राम दे दिया गया है। तो यहाँ पे अगर हम वाटर का मोल्स निकालेंगे, वाटर का मोल्स ना, सॉरी, ये ग्लूकोज का, ये है वाटर का मोल। वाटर का मोल्स कितना होगा, 10 मोल्स होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 178 दे दिया गया है। और अगर हम इसको अप्रोक्सीमेटली 180 अगर हम काउंट करेंगे, ठीक है, मतलब एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि ये तो होगा नहीं, 178.2 को एक मतलब कन्वीनियंट वे के लिए अगर हम सोल्यूशन निकालना चाहते हैं तो हमें 180 एज्यूम करना होगा। 180 बाय वाटर का होता है मोलर मास 18, तो यहाँ पे 10 मोल्स हो गया, ठीक है। तो अभी हमें वाटर का यहाँ पे जो ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन है उसको फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हम लिखेंगे, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज के लिए हमको ये फार्मूला यूज़ करना होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितना आया 0.1, तो 0.1 बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स है 10 प्लस 0.1 इंटू P0, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। तो 1 माइनस यहाँ पे हम अगर करेंगे 1 बाई 10.1 P0, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज था, तो ये मैं इसको इस फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पे पुट कर दूँगी। तो मोल ऑफ ग्लूकोज कितना हुआ 0.1 और टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना हुआ 10 प्लस 0.1। तो उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.01 P0, जो कि हो जाएगा 0.99 P0। अब यहाँ पे P0 का वैल्यू मतलब वेपर प्रेशर ऑफ वाटर गिवन नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। तो हमें पता है यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं, अगर हम कॉन्वीनियंटली अगर हम एज्यूम करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ वाटर का, तो क्या होगा कि यहाँ पे अगर हमें पता है कि 760 टोर जो होता है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, वो क्या होता है, वो एट बॉइलिंग पॉइंट, एट वाटर की बॉइलिंग पॉइंट में इतना टोर होता है। तो इसको हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन की में कुछ गिवन तो नहीं है, तो इसीलिए 0.99 इंटू 760, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 752.4 टोर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 81 की ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। 2 में एक रिएक्शन पूछा गया है, उसका प्रोडक्ट क्या होगा। तो यहाँ पे ये एक एलाइलिक ब्रोमिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे जो रिएजेंट दिया गया है NBS, वो एक कन्वीनियंट वे है टू प्रोड्यूस द ब्रोमाइन रेडिकल, ठीक है। तो ये जो NBS है वो ब्रोमाइन रेडिकल को फॉर्म कर सकता है कन्वीनियंटली।
तो यहाँ पे ये रिएक्टेंट है, तो इसके पास एक बल्की ग्रुप भी अटैच है। तो यहाँ पे जो Br रेडिकल होगा वो कहाँ पे अटैच होगा, वो यहाँ पे भी अटैच हो सकता है, यहाँ पे भी अटैच हो सकता है, पर यहाँ पे ये बल्की ग्रुप है तो यहाँ पे इतना अच्छे से नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे अटैच हो जाएगा, जो कि होगा Br, ठीक है, Br डॉट, यहाँ पे Br रेडिकल आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया है कि यहाँ पे सेकेंड स्टेप में क्या दिया जाएगा, वाटर और K2CO3। K2CO3 एक वीक बेस है और इसको हम यूज़ करते हैं अल्कालाइन सॉल्यूशन फॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से इन दोनों से हमको क्या मिल जाएगा, इन दोनों से हमको मिलेगा HCO3 माइनस प्लस OH माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे जो OH माइनस होगा वो यहाँ पे आके अटैक करेगा। वो कैसे करेगा कि यहाँ पे Br है, लिविंग ग्रुप, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, बस यहाँ पे Br रिमूव करने के बाद यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो आके यहाँ पे अटैक कर लेगा और यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट कुछ इस तरह से होगा, BOH, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। सो क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन था ये NCERT बुक से। द हॉटेस्ट रीजन ऑफ बंसन फ्लेम सोन इन फिगर बिलो इज द हॉटेस्ट रीजन। द हॉटेस्ट रीजन, तो यहाँ पे अगर हम अच्छे से NCERT को फॉलो करेंगे तो हमें पता है कि रीजन नंबर 2 जो होता है यहाँ पे ये हॉटेस्ट रीजन होता है और द कूलेस्ट रीजन कौन सा होता है, वो होता है रीजन 1, ओके। पर 84 में पूछा गया है, द रिएक्शन ऑफ जिंक विद डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड रेस्पेक्टिवली प्रोड्यूसेस। तो यहाँ पे सबसे इजी तरीका ये है कि हमको पता है कि जो जिंक है जब कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है तो प्रोड्यूस करता है NO2, ठीक है। तो NO2 उसी हिसाब से अगर हम देखेंगे ऑप्शन में, तो यहाँ पे N2O है, यहाँ पे NO2 है, ठीक है। उसके बाद NO2, तो यहाँ पे ऑप्शन वैसे ही हमको पता चल रहा है कि B ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे जिंक जब कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो NO2 प्रोड्यूस होगा। उसके अलावा अगर हमको जो डाइल्यूट के बारे में अगर पता होगा तो हम श्योरिटी के साथ B ऑप्शन राइट कर सकते हैं। पर यहाँ पे जो मैंने लिखा है रिएक्शन, तो उसी हिसाब से देखते हैं कि जब जिंक जब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे जिंक NO3 देगा प्लस N2O देगा प्लस 5 वाटर देगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर B जो है वो होगा राइट आंसर। यहाँ पे पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनायनिक डिटर्जेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, जो ग्लिसरील ओलेट है वो एक नॉन आयनिक है। एनायनिक पूछा है तो हम पहले देख लेते हैं कि कौन सा एनायनिक है, तो वहाँ से दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे और बाकी जो रह जाएगा उसको देखेंगे कौन सा आयनिक डिटर्जेंट है। तो ग्लिसरील ओलेट जो है वो नॉन आयनिक है, ठीक है। उसके बाद आता है सोडियम सिट्रेट। सोडियम सिट्रेट जो होता है वो एक एनायनिक है, ठीक है। उसके बाद आता है सोडियम लोराइल सल्फेट, ये भी एक एनायनिक है। और उसके बाद जो आता है ये एक कैटायनिक है, ठीक है। तो हमें पूछा गया है एनायनिक डिटर्जेंट, एनायनिक या इसमें से कौन सा है, ऑप्शन B और C। पर यहाँ पे जो सोडियम सिट्रेट है वो एक सोप है, एनायनिक सोप है। तो यहाँ पे जो सोडियम है और उसके साथ जो है लोरेल सल्फेट वो ये एक डिटर्जेंट है। तो ऑप्शन नंबर C जो है वो इसका राइट आंसर होगा। नंबर 86 में पूछा गया है द रिएक्शन ऑफ प्रोपीन विथ HOCl
जो कि Cl2 प्लस H2O प्रोसीड्स थ्रू द इंटरमीडिएट, तो वो यहाँ पे इंटरमीडिएट पूछा गया है। तो यहाँ पे प्रोपिन हम पहले ड्रॉ करते हैं। प्रोपिन क्या होगा, ये प्रोपिन है 1 2 3 और डबल बॉन्ड एक प्रोपिन हो गया। तो ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, Cl2 प्लस H2O। तो जब ये Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ पे ये लीव कर जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा Cl जुड़ जाएगा और यहाँ पे एक प्लस हो गया, क्योंकि यहाँ से डबल बॉन्ड था तो यहाँ पे अटैक करने के बाद यहाँ पे प्लस चार्ज हो जाएगा, तो ये हो गया। उसके बाद फिर से हम जब वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये जाके यहाँ पे अटैक कराएगा। उसके बाद ये हो जाएगा ClOH प्लस, ठीक है। तो अब हम जब इसको वाटर को रिमूव करेंगे, ये H2O होके एक H2O एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो H2O अगर चला जाएगा तो ये हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नंबर 87 पूछा है, द फॉर अ लीनियर प्लॉट ऑफ लॉग x by m versus log p in Freundlich absorption isotherm, which of the following statement is correct। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये आया है सरफेस केमिस्ट्री से। तो फ्रेंडलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म हमें पता है फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है x बाई एम इक्वल टू k इंटू पी टू द पावर 1/m। तो यहाँ पे हमें इंटरसेप्ट और स्लोप के बारे में स्टेटमेंट पूछा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लॉग बोथ साइड्स लेंगे। तो यहाँ पे लॉग अगर हम बोथ साइड अप्लाई करेंगे तो लॉग x बाई एम इक्वल टू लॉग k प्लस 1/n लॉग p, ठीक है। तो ये जो फॉर्म है ये कौन सा फॉर्म है, ये है y इक्वल टू c प्लस mx। तो हमें पता होता है कि y इक्वल टू सी प्लस एम एक्स में m क्या है, m है स्लोप और c है इंटरसेप्ट, ठीक है। तो इसको जब हम इस इक्वेशन से इक्विवेलेंट करेंगे तो यहाँ पे log के क्या हो जाएगा, log k हो जाएगा इंटरसेप्ट और 1/n हो जाएगा स्लोप, log p हो जाएगा x। तो यहाँ पे हम देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो यहाँ पे बोला गया है log 1/n अपीयर्स एज अ इंटरसेप्ट, जो कि गलत है, ठीक है। यहाँ पे हमको देखना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो बोथ k एंड 1/n अपीयर्ड इन स्लोप टर्म, ये भी गलत है। उसके बाद आया है 1/n अपीयर्स एज द इंटरसेप्ट, ये रॉन्ग है, क्योंकि log k जो है वो इंटरसेप्ट की तरह यहाँ पे ऐड करेगा। लास्ट जो ऑप्शन है डी, ओनली 1/n अपीयर्स एज अ स्लोप, जो कि राइट है, ठीक है। तो 87 नंबर की आंसर है डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 88 में पूछा गया है, द मेन ऑक्साइड्स फॉर्म्ड ऑन कॉम्बशन ऑफ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इन एक्सेस ऑफ एयर आर रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ क्या होता है कि जो जनरल प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ते हैं अल्कली मेटल का, वहीं से ही ये क्वेश्चन आया है। तो एज वी नो कि जो लिथियम होता है वो जब एक्सेस ऑफ एयर के साथ रिएक्ट करता है तो वो ऑक्साइड देता है, सोडियम पेरोक्साइड देता है, और जो पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम है वो सुपर ऑक्साइड की तरह फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि कौन सी, यहाँ पे जो चारों ऑप्शंस दिए गए हैं तो हमको इनमें से देखना होगा कि कौन सा फॉर्म होता है। तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि जो ऑप्शन ए है वो राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे लिथियम ऑक्साइड है, सोडियम पेरोक्साइड है और पोटेशियम सुपर ऑक्साइड है, ठीक है। तो बाकी जो ऑप्शंस चेक कर सकते हैं वो गलत है। तो 88 क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है। 89 में पूछा गया है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट 298 केल्विन फॉर अ रिएक्शन ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, जो कि रिवर्स रिएक्शन भी है, इज़ 100, ओके। इफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ
all 4 species were 1 molar each, then equilibrium concentration of D will be what? तो ये एक केमिकल इक्विलिब्रियम से पूछा गया है, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है, जो कि ओनली फार्मूला पुट करने से हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या गिवन है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो 100 दिया गया है एट 298 केल्विन। तो यहाँ पे के इक्विवेलेंट जो है वो मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो कितना है, 100। और हमें क्या पता है कि के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो के फॉरवर्ड रिएक्शन, हमें पता है कि जो के इक्विलिब्रियम है वो क्या है, उसका फॉर्मूला के फॉरवर्ड बाई के बैकवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे दिया गया है ईच स्पेसीज की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 1 मोलर, ठीक है। तो A प्लस बी गिव्स C प्लस डी। तो यहाँ पे इनिशियल मोलर कितना था सबका, 1 मोलर 1 मोलर 1 मोलर 1 मोलर, ठीक है। आप एट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो क्या हुआ, लेट एज्यूम कि एक्स इक्विलिब्रियम ऑलरेडी डिकम्पोज हो चुका है। तो 1 माइनस एक्स हो गया, बी से कुछ एक्स गया होगा, ए से कुछ डिकम्पोज होके सी और डी की फॉर्मेशन में आया होगा। तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स कर देते हैं और यहाँ पे भी 1 प्लस एक्स। तो अभी हम लोगों को क्या करना होगा कि यहाँ पे जो फॉर्मूला है उसको बस पुट करना है। तो के फॉरवर्ड क्या है, के फॉरवर्ड है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी बाई के बैकवर्ड क्या है, के बैकवर्ड है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, ठीक है। तो यहाँ पे बस हमको जो कॉन्सेंट्रेशन गिवन है उसको बस हमको पुट करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। तो ये क्या हो गया, 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 100, जो कि हमें यहाँ पे गिवन था, ठीक है। तो उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद वो उसने पूछा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी का वैल्यू कितना होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी कितना होगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे वो स्क्वायर है तो बस हमको बस इसको रूट ओवर अगर हम ले जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे ये होगा 1 प्लस एक्स इक्वल टू 10 माइनस 10x, तो x इक्वल टू हो गया 9/11। यहाँ पे d का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 1 प्लस एक्स, ठीक है। तो x हमें मिल गया, तो d का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, 1 प्लस 9/11, जो कि कैलकुलेट करके अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा 1.818 मोल लीटर इनवर्स, ठीक है। मोल लीटर इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते कौन सा ऑप्शन होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 89 को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 जो कि इस जेई 2016 की केमिस्ट्री पेपर की लास्ट क्वेश्चन है। सो देखते हैं ये कैसा होगा। यहाँ पे एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन पूछा है। तो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन अगर पूछा है तो यहाँ पे हम CIP रूल को फॉलो करेंगे, ठीक है, CIP रूल। तो यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे 4 कार्बन्स दिए गए, तो वो किसका कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा है, वो 2 और 3 का कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा है, मतलब ये कार्बन और इस कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा है। तो देखते हैं CIP रूल फॉलो करके हम कौन सा कॉन्फ़िगरेशन पाते हैं 2 और 3 पोजीशन के लिए। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे CIP रूल तो सबको पता ही होगा। तो पहले हम क्या करते हैं उसी तरह से अरेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन लगा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे C है, तो ऑब्वियसली इसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस कार्बन से कार्बन जुड़ा हुआ है, ये कार्बन से कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक है।
यहाँ पे एक Cl है, यहाँ पे एक O है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे इस साइड की कार्बन को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगा क्योंकि इसका एटॉमिक वेट भी ज़्यादा है। तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। सो 1 2 3। सो ये जो हाइड्रोजन है ये लीस्ट प्रायोरिटी है और ये हॉराइजॉन्टल लाइन में लाई कर रहा है, इसलिए जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगा उसका ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन इसका होगा। तो यहाँ पे 1 2 3 मतलब ये क्लॉकवाइज है, आर होना चाहिए था, पर जिस पर लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ है, हॉरिजॉन्टल लाइन में, इसीलिए इसका आर नहीं होगा, इसका एस कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो 2s कहाँ पे है, 3 और 4 ऑप्शन में, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं यहाँ पे 1 और 2 नंबर ऑप्शन कट कर देंगे, यहाँ पे 3 और 4 से देखेंगे कौन सा होगा 3 नंबर पे कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे हम फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है 1, C है, यहाँ पे C है, C के साथ यहाँ पे O एक है, एक C है, यहाँ पे 3 H है, तो प्रायोरिटी किस तरफ जाएगा, ऊपर। तो 2 3 और यहाँ पे 4। सो हमेशा 1 2 3 ऐसा करना, ठीक है। तो 1 2 3 ये कैसा हुआ, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे एस होना था पर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है हाइड्रोजन वो हॉरिजॉन्टल लाइन में लाई कर रहा है, इसलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन ऑपोजिट हो जाएगा और इसका कॉन्फ़िगरेशन आर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। तो 90 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर, जो कि 2s 3r इसका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है।